हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इनसाइट आइंस का इंस्टा करंट अफेयर क्विज सितंबर 2020 का जो है वो डिस्कस करेंगे। टेबल्स ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हो। फर्स्ट हम इकोनॉमी से करेंगे, उसके बाद में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पॉलिटी, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड मैप्स। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो हाइड करूँगा और आपको मतलब कमेंट सेक्शन में इसका मतलब आपके कितने करेक्ट होते हैं वो आपको बताना है, और आंसर भी आप बता सकते हो, सो आप बताइए। और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, ठीक है। सो इकोनॉमी का हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे, ट्रांसफ़र पेमेंट आर रिसिप्ट विज द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री रिसीव फॉर द फ्री। क्या ट्रांसफ़र पेमेंट एक रिसिप्ट है जो मतलब रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को मतलब रिसीव की जाती है फ्री। इसमें कंसिस्ट होता है रेमिटेंस, गिफ्ट एंड ग्रांट। एंड थर्ड है ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और प्राइवेट सिटीजन्स द्वारा दिया जाता है, लिविंग को दिया जाता है जो एब्रॉड में रहते हैं, ठीक है। सो ऐसे 3 सेंटेंस आपको करेक्ट बताना है। सो हाँ, ये तीनों ही सेंटेंस करेक्ट है, ऑप्शन डी। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? आर द रिसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री गेट्स फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। दे कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट, और दे कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सिटीजन्स लिविंग एब्रॉड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। उत्कर्ष 2022 से मतलब यहाँ से मतलब ये न्यूज़ में रहता है। सो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से करेक्ट बताना है। उत्कर्ष 2022 ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, सो ये बैंकिंग सिस्टम से है उत्कर्ष 2022। सो आरबीआई ने मतलब ये फाइनलाइज किया था अभी 3 years roadmap to improve the regulation and supervision among the other functions of the central bank। और ये 3 year roadmap है for the medium term objective to achieve for the improving regulation and supervision of the central bank। उत्कर्ष 2022 क्या है? एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है इन लाइन विद द ग्लोबल सेंट्रल बैंक प्लान करेंगे टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म को। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम यहाँ पे, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो NAB फंडिंग मैकेनिज्म है, रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, इज़ रिलेटेड टू। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सो ये IMF से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF से अभी क्वेश्चन भी आया था इस बार के UPSC प्रीलिम्स 2020 में। सो ये डी है इसका आंसर। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, एक मिनट, सॉरी। New arrangement to borrow is fund mobilization arrangement of the IMF to mobilize the additional funds through the borrowing from the members country under the NAB members country, and the institution can stand ready to lend to the fund, मतलब उधार ले सकते हैं फंड। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ED से रिलेटेड है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड है। इनकरेक्ट बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यस 4 ऑप्शन दिए ईडी से रिलेटेड। ईडी इज़ अपॉइंटमेंट ऑन द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटेड ऑन द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमेटी द्वारा मतलब ये किया जाता है अपॉइंटमेंट ईडी का, ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या ये सही है? उसके बाद में इट्स फंक्शन अंडर द एजेस ऑफ द CBI। उसके बाद में थर्ड है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैकिंग ऑफ द ब्लैक मनी एंड हवाला ट्रेड। सो ये CBI द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है फोर्थ का, ये आप देख सकते हो, है ना। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट अभी बहुत न्यूज़ में था, ED, और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ एंड फाइट करता है इकोनॉमिक क्राइम इन द इंडिया। इसका फंक्शन क्या है? अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये मैंडेट करता है टू एनफोर्स 2 मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉ इन द कंट्री। दे आर प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग PMLA
एंड उसके बाद में फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टू चेक द ब्लैक मनी एंड हवाला ट्रेड। सो बाकी सब सही थे, सिर्फ बी यहाँ पे CBI नहीं था, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, अमंग द फॉलोइंग एक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन इंडिया विल बी द मोस्ट कंसर्न विद, 4 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। सो ये एनफोर्समेंट ED किससे है, नारकोटिक ड्रग साइकोमेट्रिक सब्सटेंस एक्ट से है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है, पब्लिक डेप्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो अभी हमने पढ़ा है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे दिया है ED से, ED के बारे में जो हमने ऊपर पढ़ा था वही दिया है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ये प्राइम ऑब्जेक्टिव देखना है, ED एनफोर्समेंट ऑफ द 2 की एक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज 99 का है फेमा, एंड PMLA 2002 का एक्ट है। स्विफ्ट बहुत न्यूज़ में रहता है, स्विफ्ट कोड समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। सो आपको ये 4 ऑप्शन बताने हैं, दिए हैं यहाँ पे। मैं आंसर को हाइड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप मतलब उसका आंसर दे अपने मन में, माइंड में मतलब ला सके, और आपको कमेंट सेक्शन में ये करना है, कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। स्विफ्ट कोड एक इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या फिर पेमेंट गेटवे सिस्टम है या क्विक टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, नन ऑफ द अबव। सो ये इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है स्विफ्ट कोड। डिटेल में देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज कैरियर है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मैसेज फ्रॉम वन बैंक टू इट्स इंटेंडेड बैंक रिसिपिएंट जो होता है, मतलब जो रिसीव करता है। इट्स कोर रोल इज़ टू प्रोवाइड सिक्योर ट्रांसमिशन चैनल बिटवीन द बैंक्स। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, आपको सही बताना है, 4 ऑप्शन दिए। डोनेट करता है, डोनेशन होता है यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज टू द इंडियन NGO। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स पेमेंट। एंड थर्ड है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सिटीजन विच विल बी ट्रैक बाय द गवर्नमेंट। तो आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है अंडरटेकन बाय द सिटीजन विच विल बी ट्रैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये सही है, इससे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका आंसर है C है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो डिटेल में देखते हैं क्या दिया है। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर द सर्टन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सिटीजन्स दैट द गवर्नमेंट proposes to track with the intent to curb the black money and widen the tax base in India। ट्रैक करता है और जो ब्लैक मनी होती है उसको मतलब लगाम लगाता है, एंड वाइडन करता है टैक्स बेस। गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिसेंटली प्रपोज किया है टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ द रिपोर्टिंग SFT by including new high value transactions such as domestic business class air travels, foreign travels, payment of the educational fee, donation, purchase of the jewelry, white goods, painting, marble, electricity consumption जो above 1 lakh का पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अबव 50,000, होटल स्पेंड, पेमेंट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मोर देन 20 लाख, ये सब इसके अंडर में आते हैं। As per the IT department notification in May 2020, SFT will be the part of the new Form 26AS। SFT information will be immense use होता है to the taxman to cross verify suspicious जो ट्रांजेक्शन होते हैं, डाउटफुल ट्रांजेक्शन जो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड्स, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स इज़ यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड्स इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटिंग द फाइनेंशियल discounting of the trade receivable of the micro, small, medium enterprises MSME through the multiple financial। Only MSME can participate as sales in the trades। उसके बाद है banks and NBFC can participate as a financial in trades। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, तीनों सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो वही जो ऑप्शन में था उसी के बारे में यहाँ पे दिया है। ये प्रपोज किया था बजट का जो हुआ था अप्रैल मार्च में, द फैक्टरिंग ऑफ द रेगुलेशन एक्ट टू अलाउ द ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में। सो यही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी आंसर आपको विजिबल होगा, मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ बट दिख जाता है।
regarding the India's tax system. In the last 10 years, the India indirect tax to GDP ratio is lower than that of the direct tax to GDP. सो लास्ट 10 ईयर, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, इससे मतलब क्वेश्चन है गलत भी हो सकते हैं। ऐसा ट्रेंडिंग मतलब 10 साल तक मेंटेन नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। एवरेज शेयर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इन द OECD कंट्रीज इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। सो ऑप्शन बी सही है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 सही है यहाँ पे, क्योंकि जो इंडियन टैक्स सिस्टम है रिग्रेसिव है विद द हेवी डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। और ये क्लियरली यहाँ पे मैप किया गया है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द बोथ सेंटर एंड स्टेट। रिप्रोड्यूस बिलो नीचे दिया है ग्राफ, वो देखेंगे हम आगे। इनडायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशो है रिमेन्स कंसिस्टेंटली हायर है देन दैट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स टू GDP 2011-12 सीरीज एंड करंट प्राइसेस। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या ट्रेंड्स है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज हमने यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, नियर अबाउट 9। अगले पार्ट में हम यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसमें इकोनॉमी में थोड़े कम क्वेश्चन थे। और आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कि मतलब आपके जो भी सुझाव होंगे वो एक्सेप्ट करने का किए जाएंगे यहाँ पे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो मतलब आगे इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा इसी चैनल पर। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैगज़ीन, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे स्टैटिक जो इंस्टा का स्टैटिक भी होता है ना, स्टैटिक सेम, ये तो करंट अफेयर कर रहे हैं हम, स्टैटिक क्विज़ वो भी लाऊंगा मैं इसी प्लेटफॉर्म पर। सो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।